पड़ोस में देखें तो हम एक जो ऐसा देश था जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, चाइना, उसने अपने युवाओं के दम पे अमेरिका को धूल चटा रखी है। राजनीतिक सिस्टम हो, सामाजिक व्यवस्था हो, हर चीज़ जात में आधारित है। आप विवाह के लिए शादी जाति देख सकते हैं, शिक्षा के लिए जाति देख सकते हैं, रिजर्वेशन के लिए जाति देख सकते हैं, लेकिन उस जाति की गणना करने में आपको समस्या कहाँ है? पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा, बट सोशली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए। जातिगत जनगणना के खिलाफ हूँ, क्योंकि जातिगत जनगणना पे नहीं, पहले जनगणना पे बात होनी चाहिए, और ये जनगणना कोई नई व्यवस्था नहीं है इस देश की। जनता ने स्पष्ट अपना निर्णय दिया कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए देश में। में जातिगत जनगणना कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन वहीं ये सरकार है जो कभी कहती थी कि एक हैं तो सेफ हैं। बहुत सारे नारे भी दिए गए थे और जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये डायलॉग दिया था। इस वक्त हमारी मौजूदगी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। यहाँ के कुछ छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है, कहना क्या चाहते हैं। और स्टूडेंट्स भी हैं। जातिगत जनगणना की बात हो रही है, इससे आम आदमी या स्टूडेंटों में क्या बदलाव आएगा? आप क्या सोचते हो एज ए स्टूडेंट? बदलाव तो आएगा, क्योंकि जैसे पॉलिसी मेकिंग है या उन सब में थोड़ा सा हेल्प तो मिलेगी इस चीज़ से। जातिगत जनगणना से आम आदमी को कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा डिपेंड करता है कि उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है। जैसे आपने अभी पूछा क्वेश्चन कि उनका जो सरनेम है वो बाहर आएगा तो क्या उसका इम्पैक्ट होगा, वो डिपेंड करता है आसपास के लोग कैसे हैं। उन्हें प्रॉब्लली उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपनी कास्ट किसी को बताएं, उनको प्रॉब्लम ये है कि उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा आफ्टर रिवीलिंग देयर कास्ट। तो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती है जो कास्ट बेस्ड होती हैं, जिनमें कहीं ना कहीं उसका रोल होता है, तो वो हेल्प करेगी उसमें पूरा सिनेरियो जो होगा वो चेंज होगा। बट इसके बेसिस पे कि कोई अपनी कास्ट रिवील करे, उसकी बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, क्योंकि अभी भी कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट में बोलते हैं, कहते हैं रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए, दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, तो पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी अच्छा रहेगा, बट सोशली उसका इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे चुनावी मुद्दा भी चलता है, जाति की खूब बात होती है। कहीं ऐसा नहीं कि सरकार ये बिहार में चुनाव है तो उसको ध्यान में रखते हुए सारी पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, वो तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, हर जगह रहता है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसका। ऐसे छात्र, आप अपने बीच में जो छात्र होते हैं उनको कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? मतलब ऐसे जैसे छात्र होते हैं जो नाम को छुपाते हैं, नाम को आने नहीं देते हैं आगे, क्या कहाँ से हैं आप? जी, हम लॉ फैकल्टी से हैं, मैं LLM का छात्र हूँ यहाँ से। क्या समर्थन करते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए, आपको लगता है? होनी चाहिए जी, क्योंकि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है उसका ढांचा जाति पर आधारित है। शुरू से लेकर आज तक, चाहे रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ हो, राजनीतिक सिस्टम हो, सामाजिक व्यवस्था हो, हर चीज़ जात में आधारित है। आप विवाह के लिए शादी जाति देख सकते हैं, शिक्षा के लिए जाति देख सकते हैं, रिजर्वेशन के लिए जाति देख सकते हैं, लेकिन उस जाति की गणना करने में आपको समस्या कहाँ आ रही है? समस्या बस यही है कि वो संख्या इतनी ज़्यादा है कि यदि आप किसी गणना कराएंगे तो उसका राजनीतिक ध्रुवीकरण नहीं कर पाएंगे ना। अब हिंदुत्व की राजनीति चलाएंगे, कुछ तो चाहिए आपको। तो ये है जाति का जनगणना जब 1941 में हुई और बाद में 2010 में मनमोहन सिंह ने भी इस बारे में जब ये अनुशंसा की थी कि जाति का जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि सारी लगभग राजनीतिक पार्टी इस बात से डरती हैं कि यदि OBC की संख्या SC ST की संख्या ऊपर मिला ली जाए तो शायद वो 80-90 के पार भी चली जाए। और जब रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है तो यही रिप्रेजेंटेशन घट के जो है 10% से नीचे आ जाता है। आप यूनिवर्सिटी में ही देख लीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी में अभी भी RTI में दवा में कुछ साल पहले ही हमारे मित्र थे, उन्होंने RTI डाली, उसमें पता चला था ये कि करीब 98% जो जगह है OBC की NFS घोषित कर दी जाती हैं अधिक से अधिक। आप SC ST को जगह दे देते हैं क्योंकि वहाँ आप मार नहीं सकते, लेकिन OBC के साथ ये समस्या नहीं है। OBC को हिंदुत्व का चोला पहना दिया जाता है और OBC के जो जाति के हायरार्की है उसमें कोई बड़ा है कोई छोटा है, उनके बीच में फूट डलवा देते हैं और फूट डलवाने के बाद जो राजनीति होती है वो अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब OBC के सामने ये चेहरा सामने आ जाएगा कि OBC का रिप्रेजेंटेशन कितना है, शिक्षा जगत में कितना है, चिकित्सा में कितना है, प्रशासन जगत में कितना है। और जगह जगह आप देखिए राजनीति में OBC का केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम होता है और कुछ और दूसरा कोई उपाय है नहीं इसका। तो क्या लगता है इसके आने के बाद आपस में अलगाव होगा, आपस में मतभेद भी होंगे, ऐसा लगता है? इसका अलगाव केवल उनके लिए ज़्यादा दिखाई देगा जो जाति को ज़्यादा महत्व देते हैं, केवल इस आधार पर, ताकि वो धर्म के रूप में उसका परिवर्तन कर सके। आप नौकरियों में दीजिए, शिक्षा में दीजिए, आरक्षण की ज़रूरत है, आज बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि समाज का एक तबका आज भी उस लाइन से नीचे है जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। वो गरीबी है, वो अशिक्षा है, और वहाँ अशिक्षा जब तक रहेगी जाति के आधार पर ही है वो अशिक्षा है। क्यों आप जब हायरार्किकल सिस्टम देखते हैं समाज का, एक वर्ग विशेष ही केवल राज करता हुआ दिखाई देता। अच्छे पदों पे ग्रुप A B C D इन सब पदों में जब देखेंगे आप, क्यों साफ सफाई कर्मी जो है हमेशा एक जाति से ही बिलोंग करता है। आपको पता होना चाहिए कि वो जो काम है वो काम किसी जाति के आधार पर नहीं दिया गया है, वो आप दे रहे हैं अपने रिक्रूटमेंट के हिसाब से, लेकिन आप काम करवा रहे हैं निचले वाला काम, तो क्यों ये जाति के आधार पर है ना, तो उनको पता चलना चाहिए एक तरह से। और भी छात्र हैं, यही सरकार है कहती थी कि बट्टोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर ये जातिगत जनगणना क्या चाहती है सरकार?
देखिए, मैं जातिगत जनगणना के खिलाफ हूँ, क्योंकि इस देश के संविधान में देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम किसी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और सबको समान रखा जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सबको अवसर की समानता दी जाएगी। 5 तरह के अवसर की बात की गई, उपासना की पद्धति और तमाम तरह की। तो प्रस्तावना में ये है कि किसी का डिस्क्रिमिनेशन या किसी का इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी कास्ट के आधार पर, उसके रिलीजन के आधार पर, उसके क्षेत्र के आधार पर या उसके वंश के आधार पर। और आर्टिकल 14 है, समानता की बात करता है। यहाँ तक कि हमने आर्टिकल 17 जिसमें किसी प्रकार की उपाधि देने की बात, जैसे कोई यहाँ तक इस देश ने प्रीविपर्स को भी समाप्त किया। तो इस तरीके से हम किसी तरह का अगर विभाजन अगर इस समाज में कर रहे हैं, चाहे वो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, क्षेत्र के आधार पे हो, तो इस देश को कमज़ोर करने की साजिश है। और सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ एक मत से अगर इसके समर्थन में है तो मैं इसका एक मत से विरोध करता हूं, क्योंकि नौजवान खड़ा होगा और जब खड़ा होगा तो उसके सवालों का जवाब देने की हैसियत इन पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है। लेकिन कुछ विपक्ष के जो लोग हैं, बहुत लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो क्या राजनीतिक स्टंट है या फिर क्या है? सिर्फ देखिए, सिर्फ जात के नाम पे ये बहुत सामान्य सी चीज़ है कि एक जाति का होकर के दूसरी जाति को गाली दे दिया जाए। आज रिजर्वेशन का जो इश्यू है, जो 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है, इसमें विश्लेषण करिए किसको मिला। बहुत सारी क्रीमी जातियां हैं जो 27% ओबीसी की रिजर्वेशन। जब रिजर्वेशन का आधार आर्थिक आधार आ गया ईडब्ल्यूएस, तो आपको जात के आधार पर आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत है? अर्थ के आधार पर जब आइडेंटिफिकेशन शुरू हो गया इस देश में कि 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया जाएगा, जो ओबीसी का नहीं रहेगा, एससी एसटी नहीं का, मतलब जनरल कैटेगरी का रहेगा। तो जब शुरुआत हमने कर दिया कि आर्थिक, और इस देश में मार्क्स ने भी कहा है कि 2 वर्ग रहता है, एक गरीब और एक अमीर, और उसको आप जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, गोत्र के आधार पे, वंश के आधार पे, कितने तरह, सिर्फ और सिर्फ आय के आधार पे होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस उसका, जैसे इंदिरा साहनी मामले में उसने नकार दिया था, लेकिन आज जब मोदी सरकार जब ले आई, जब पीपी नड्डा, तो मोदी सरकार ले आई तो उसने कहा कि नहीं, बेला त्रिवेदी, उसमें जो 5 जजों की बेंच थी, बेला त्रिवेदी का स्पष्ट कमेंट था कि पहली बार आरक्षण का जो मूल आधार तय किया गया वो सही किया गया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरक्षण का आधार जाति था, तो उस समय वो समय था, लेकिन जब हम इस स्तर पर पहुँच गए, जब आरक्षण के लिए सामाजिक से ज़्यादा आर्थिक विपन्नता जरूरी है, तब हम किसी को जाति के आधार पर किस तरीके से फाइट कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं इस देश की एकता और अखंडता पर एक करारी चोट पहुंचाएगी। लेकिन हम नौजवान तैयार हैं, इन सारे पॉलिटिकल पार्टियों का विरोध करते हैं और हम हमारे सवालों का जवाब ये दे नहीं पाएंगे। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं जातिगत जनगणना। अरे देखो, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे कि भैया ने बोला कि समानता की बात जो उसमें दे रखी है प्रस्तावना में ही सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी दे रखा है। और यही बात जब आर्टिकल 14, 15, 16 की बात करते हैं, तो वहाँ जब आप देखते हैं जाति के आधार पर आप समान हैं, जाति, धर्म, मूल, वंश, लिंग आधार पर आपको समान माना जाएगा। लेकिन वहीं अफर्मेटिव एक्शन लेने के बाद जब बात आती है कि कुछ जातियों के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वो निचले तबके में वो आज जहाँ हैं वो जाति के आधार पर हैं। इस देश में सामाजिक न्याय तब तक नहीं हो पाएगा जब तक वो जाति को स्वीकार नहीं कर सकता। रही बात मार्क्स की, तो मार्क्स ने तो इस सोसाइटी को ही अलग बता दिया था, क्योंकि आप यूरोप की सोसाइटी देखेंगे तो वहाँ क्लासेस है, वर्ग है, वहाँ जाति नहीं है। भारत की सोसाइटी में जाति हमारी सच्चाई है और यहाँ जाति के आधार पर ही आरक्षण मिला था, क्योंकि जाति इस देश की सच्चाई है। और आज भी आप रोटी और बेटी का संबंध जब तक नहीं बनाएंगे, जाति खत्म नहीं कर सकते हैं। आरक्षण लगाने से जाति खत्म नहीं होगी, ना ही आर्थिक आधार पर आरक्षण देने से खत्म हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक आधार पर आप ईडब्ल्यूएस की सच्चाई आज देख लीजिए, तो ईडब्ल्यूएस में आज भी 500 रुपये एक्स्ट्रा देके आप नकली सर्टिफिकेट बना सकते हैं। और इवन ईडब्ल्यूएस में भी जो अशिक्षित और बेरोजगार लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं समाज के, यहाँ तक कि जनरल में भी, उनको पता ही नहीं है कि उनका आर्थिक रूप से आरक्षण मिल चुका है। उन्हें आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं। इन्फॉर्मेशन जिस वर्ग को है वो आर्थिक रूप से पहले से ही संपन्न है, और संपन्नता में वो घूस देकर अच्छा बनवा लेते हैं। सच्चाई ये है इस देश की कि आज भी इस देश में आर्थिक के आधार पर आप चाहे नौकरियों में चले जाइए, चाहे प्रशासन जगत में देख लीजिए, चिकित्सा जगत में देख लीजिए, शिक्षा जगत में देख लीजिए, आर्थिक आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होता है। आपके साथ भेदभाव होता है जाति के आधार पर। यही बात बाबा साहेब अम्बेडकर जब अपनी वेटिंग फॉर जब वीज़ा में लिखते हैं कि जब ग्रुप AC की नौकरी थी उनकी, सब मेट्स थे उनके आसपास, जो चपरासी था उसका काम था सबको पानी पिलाना, लेकिन पानी केवल उस आदमी को नहीं पिलाया जाता था, जबकि समान वेतन था, समान रूप से अधिकार था, समान रूप से उस चैम्बर में बैठने का हक था उनको, लेकिन पानी चपरासी क्यों नहीं देता था? आर्थिक विपन्नता के कारण नहीं, केवल और केवल इस आधार पर क्योंकि वो निचली जाति से बिलोंग करते हैं। अगर जाति नहीं पता होगी तो आप उसको अपलिफ्टमेंट नहीं कर पाएंगे। इसी के आधार पर अगर पता चले आपकी जाति के बारे में, मेरी जाति के बारे में पता चला, मेरा कलीग ST SC है, अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन जाति जनगणना के बाद मुझे पता चलता, क्या नफरत की भी भावना आएगी इससे? देखिए, नफरत की भावना वहाँ आती है जहाँ आप समावेशी ढंग से नहीं सोच रहे हैं। आप नफरत की भावना को ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले हमें अपने आपस में ये मन मिलाना चाहिए कि हम आपस में प्रेम से रहें। और दूसरी बात यहाँ तब आती है कि समाज के तबका जो नीचे है उसके लिए हम ये अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत हो। यही अमेरिका में भी है, यही हमारे यहाँ, वहाँ भी अफर्मेटिव एक्शंस ब्लैक्स के लिए लिया जाता है, और यहाँ हमारी जाति का आधार पर लिया जाता है, क्योंकि हमारी जाति सच्चाई है, वहाँ ब्लैक एंड वाइट चलता है। और भी छात्र हैं, क्या समर्थन करते हैं आप जातिगत जनगणना? देखिए, जातिगत जनगणना पे नहीं, पहले जनगणना पे बात होनी चाहिए। और ये जनगणना कोई नई व्यवस्था नहीं है इस देश की।
72 में 1872, 72 के बाद 81 और 81 के बाद हर 10-10 साल बाद जनगणना जो चला, और प्रतिवर्ष जब 10 साल बाद जब जनगणना होता है तो हर 10 साल के बाद कुछ कुछ बदलाव किए गए, और उसमें राज्य क्या है, ज़िले क्या हैं, स्थान क्या है, मकान संख्या क्या है, नाम क्या है, महिला लिंग क्या है, पुरुष कितने, स्त्री कितनी, बालक कितनी, बालिकाएं कितनी, और तरह तरह की उसमें वर्गीकरण करके और तरह तरह के उसके जो भी आंकड़े बटोरे जाते थे। अंत में ये भी है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, ये सारे आंकड़े पहले से ही मौजूद थे। और मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब प्रस्तावित था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, और एक तरफ विपक्ष जब कह रहा था कि जातीय जनगणना होना चाहिए, और एक तरफ दूसरी तरफ सत्ताधारी लोग जो उस समय वर्तमान में, उनका ये कहना था कि नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तरफ ये वकालत की बटोगे तो कटोगे, तो हम तो छात्र नेता हैं, हमने तो समावेशी का, हमने तो कहा कि आओ हम सब मिल के साथ चलें। तो यदि हम आओ सब मिलकर साथ चलें तो हम इसकी वकालत कभी नहीं कर पाएंगे कि यदि वर्ग में, जाति में विभेद पैदा किया जाए। मैं तो चाहूँगा कि सामाजिक समरसता बनी रहे, और सामाजिक समरसता बने रहने पर ही सामाजिक न्याय की उम्मीद की जा सकती है। यदि हम आज तो अभी हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, फिर अब जब हम जातियों में फिर होगा कि अब एक चलता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये क्या इंगित करेगा? ये सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ेगा। और सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा कैसे? हक और हुकूकत अधिकार, तो हक हुकूकत अधिकार सबको पता है, पर व्यक्ति की, यदि आप मनुष्य हैं तो उस मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या होता है, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या होती है, इससे तो सारे लोग परहेज करते हैं। तो केवल एक चीज़ आप जान लें कि अधिकार मेरे ये हैं, और लेकिन कर्तव्य से आप विमुख हो जाएंगे तो ये भी सामाजिक न्याय की बात नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा, और मैं इसका विरोध भी करूँगा, कि जनगणना एक सामान्य पद्धति होता है, उसमें कोई बहुत अतिरिक्त व्यवस्था इसमें नहीं किया गया है। हाँ, अब इसका श्रेय लेने का यदि और ढिढोरा पीटने की यदि व्यवस्था है इस देश में, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता हूँ। पर मैं नौजवान हूँ, मैं सामाजिक समरसता, सबको साथ लेकर चलना और सबको एकीकरण में ही, मैं कहीं किसी विभेद, कहीं किसी वर्ग, उपजात, जात में बांटने की बात नहीं। और बच्चे ने कहा कि बेटी और रोटी का, तो भारत का संविधान कहाँ इसकी भी वो करता है, लेकिन एक व्यवस्था है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था इस हिंदुस्तान देश के लिए जायज़ भी है। अगर वो व्यवस्थाएं नहीं चलेगी तो समाज विघटित होगा, टूटेगा, और जो उसके जो नियम और पद्धतियाँ कुछ बनाई गई हैं, कोई समाज केवल छोड़ दिया जाए इसी तरह, तो उसके कई सारे स्वरूप आपको दिखने को मिलेंगे, उसमें बहुत सारे अराजकताएँ फैलेंगी। लेकिन उसके कुछ नियम हैं, कुछ तौर हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, यदि उसके हिसाब से चलेगा। हो सकता है कि पुराने कुछ पद्धतियाँ रही हों, उसमें कुछ विसंगति हों, तो उसमें परिमार्जन आप कर सकते हैं। लेकिन इस भारतीय देश के लिए और इस व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था बहुत ही उचित है और जायज़ है। इसलिए कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं परहेज कर सकता हूँ, जो कुछ पुरानी कुछ हो सकती हैं कि कुछ विसंगति रही हैं, मैं उससे अपने को कनेक्ट नहीं करूँगा। लेकिन इन सारी बातों में मैं समग्र रूप से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जातीय जनगणना नहीं, गणना, और गणना इसलिए कि लोकतांत्रिक देश के लिए जब तक हमारे पास डाटा नहीं रहेगा, और डाटा खास करके उन चीज़ों के लिए, किसके लिए, कि शासन सत्ता चलाने के लिए साधन और संसाधनों का जब वितरण की बात आती है, तो वितरण के लिए इसकी उपयोगिता होती है। ठीक है, एक ऐसा मुद्दा आया जिस पर पक्ष और विपक्ष जो आपस में लंबे समय से टकरा रहे थे वो एक हो गए। ठीक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है, आज एक हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा था कि लंबे समय से फिर इस पर क्यों नौटंकी हो रही थी, इस बात का हमारा विरोध रहेगा। इसकी सामाजिक सौहार्द, यदि आपको यहीं इसी बात पे आना था, तो सामाजिक सौहार्द लंबे समय से क्यों बिगाड़ा जा रहा था, और ऐसा नहीं है कि इसको कर देने से सामाजिक सौहार्द बन पाएगा। आपके पास आएंगे, हाँ, क्या कह रही थी आप, समर्थन कर रही हैं? नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी गुप्ता है, और ये विषय मेरे बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मुझे कचोटता रहा है। तो मेरी उम्र 32 साल है, तो 32 साल मैंने इस पे सोचा है जब से होश संभाला है। तो आज मैं अपने विचार, मुझे मौका भी मिल रहा है और मैं व्यक्त भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि आज मैं एक थ्योरी के साथ प्रेजेंट हूँ। ठीक है, मेरे पास एक डाइजेस्टिव थ्योरी है इसकी। तो विचार ये है कि वर्ग हैं ही नहीं, कुल मिला के 2 ही वर्ग होते हैं, है ना। वो वर्ग होते हैं एक शोषक, एक शोषित। ठीक है, अगर आप जंगल में जाके देखें तो वहाँ पे भी एक शोषक होता है और उससे एक शोषित होता है, और ये हायरार्की ऐसी मेंटेन्ड है कि आपको बड़े से बड़ा शोषक और छोटे से छोटा शोषित मिल जाएगा। हर छोटे
जानवर या शोषित व्यक्ति पे एक शोषक है और वो शोषक किसी और से शोषित है, उसका एक शोषक है और उस शोषक का भी कोई शोषक है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो लाइफ है ना, वो स्वयं उसका बढ़ना बदलना अपने आप में व्यक्ति का एक ये जो बदलाव और ये जो ग्रोथ है अपने आप में किसी शोषण से कम नहीं है। हम अपने बदलते जीवन के साथ स्वयं को ढालना में कितना मुश्किल महसूस करते हैं। देखिए, तो जो समर्थन ये है कि समर्थन असमर्थन की बात ही नहीं है, बात है कि आप इस विचार को, इस कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझिए कि जो शोषक है वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे शोषण कर सकता है और वो है बल। और बल होते हैं 3 प्रकार के, 3 प्रकार के बलों पे शोषण किया जा सकता है। अगर आप इस तक पहुंच जाते हैं, जैसे मैं पीएचडी स्टूडेंट हूं तो मेरी अप्रोच भी पीएचडी की है, अगर आप इस तक पहुंच जाते हैं तो आप ऐसे सवाल ही नहीं पूछेंगे जिन सवालों से कोई हल निकलना ही नहीं, डिबेट का टॉपिक बना ही रहेगा। कितनी डिबेट करेंगे, कब से डिबेट कर रहे हैं, थ्योरी तक पहुंचिए ना। मूल कारण क्या है? तो बल होते हैं 3 प्रकार के जिनके बेसिस पे कोई शोषक बनता है। वो 3 प्रकार के बल हैं, पहला बाहुबल, ठीक है, दूसरा बुद्धिबल और तीसरा जो मनुष्य ने स्वयं इजाद किया है धन बल, ठीक है। तो बाहुबल हम सब के सामने अभी व्यवस्थित है, मैं सबसे कमज़ोर दिख रही हूँ और मुझसे बहुत सारे बाहुबल में बलिष्ठ दिख रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से शोषित हो सकती हूँ। लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बुद्धि बल से स्वयं को इतना ताकत कर चुकी हूँ कि मुझे पता है कि मेरा बल क्या है। मेरा बल बाहुबल है ही नहीं, मैं ऐसे पंगे लूँगी नहीं जिधर मैं शोषित हो जाऊँ। एक शब्द में मुझे बताइए, आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, मुझे बताइए। देखिए, फिर वही मैं बात कर रही हूँ, समर्थन इस बात का होना चाहिए कि हम सबका बौद्धिक विकास हो, ठीक है, ताकि हम सब इस गहराई तक सोच सके जिस गहराई तक मैं सोच रही हूँ। क्यों बच्चे आपस में डिबेट करते रहें कि वर्ण है ही नहीं, सिर्फ 2 वर्ण हैं, एक शोषक एक शोषित। जो जिसका शोषण कर पाया वो उसके ऊपर बैठ गया, जिसको पता था बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है उसने विद्या हथिया ली, जिस बेवकूफ़ को लगा धन बल ही सबसे बड़ा बल है उसने धन हथिया लिया, और जिसको लग रहा था कि इन दोनों से हमारा काम नहीं चलना, हाँ हम तो बाहुबल और भीड़ इकट्ठा करके ही काम करेंगे, वो भीड़ इकट्ठा करता रहा। आपके पास आएंगे अभी भी अभिषेक जी, लेकिन एक सवाल है कि मौजूदा जो हालात है, सिनेरियो ये कह रहा था पहलगाम की घटना को लेकर के लोगों में रोष था, लोग इंतजार कर रहे थे कि आप पाकिस्तान में कब हमला करेंगे। क्या ये मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां हैं और समयानुसार भिन्न भिन्न समयों पर वो किस प्रकार का निर्णय लेती हैं। अब तो मैं इस पर बहुत कुछ खास टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान कमज़ोर है और हिंदुस्तान की जो राजशाही जो व्यवस्थाएं हैं उस पर निर्णय नहीं लेंगे, उस पर विचार चल रहा है। हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सर्वदलीय बैठक भी किया था और उस पर जल्दी हमारे गृह मंत्री जी भी, देश के माननीय अमित शाह जी, हम उस विषय पर नहीं, हम पहले इस विषय पर चर्चा कर ले जाएँ, कंप्लीट कर ले जाएँ कि जातीय जनगणना का जो मूल जो पक्ष है वो ये हो रहा है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को कैसे हम वो क्या करेंगे। मैं ये उन सारे विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ जो जिस वर्ग से आता है, मैं कह रहा हूँ कि जो जिस वर्ग से आता है, यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग में ही यदि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो आप वहीं शोषित वंचित हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं यानी पिछड़े वर्ग में आते हैं, यदि वहीं आपकी स्थिति आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप वहीं शोषित वंचित होते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हर समाज के लोग, मैं तो इस बार ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सामान्य वर्ग तो सामान्य वर्ग है, लेकिन सामान्य वर्ग से इधर पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में, चाहे SC ST हो या माइनॉरिटी हो, क्या इन वर्गों में जिनकी आर्थिक संपन्नता जो आई है, क्या उनको इन वर्गों की ओर क्यों नहीं पुश किया जा रहा है, लाया जा रहा है? और उन्हीं वर्गों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, अब आएगा कि आर्थिक रूप से साधन संसाधन जिसके पास हो गए, जिसके पास पढ़ने के, पढ़ाने के, शिक्षा का, चिकित्सा का और रोजगार की व्यवस्था हो गई, अब मुझे नहीं लगता है कि वो पिछड़ा है। तो जिनके पास नहीं हो पाया है उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हो और आप उससे अपने को वंचित कर ले। आज भी ओबीसी वर्ग में, चाहे SC ST में या अन्य किसी भी वर्ग में, जिन लोगों के पास संपन्नता आ गई है, आर्थिक संपन्नता हो, सामाजिक संपन्नता हो या राजनीतिक संपन्नता हो, क्या उस कैटेगरी से अपने को दूर कर पाए हैं? क्या यदि अपने को दूर करते तो मुझे लगता है कि वो अपने जाति के प्रति, अपने समाज के प्रति अन्याय कर रहे हैं। लेकिन उनको इन सारी बातों को अपने समाज के उन लोगों के वर्गों का वोट लेकर के केवल राजसत्ता हथियाने का केवल एक रास्ता है, बल्कि उनका कोई हक और उनके प्रति न्याय की बात करने वाला नहीं है। अब अखिलेश यादव जी कल ही कह दें कि नहीं, मैं उस ओबीसी वर्ग में नहीं आता हूं, अब हमको भेज दीजिए, हमको सामान्य वर्ग अनरिजर्वेशन में भेज दीजिए, अनरिजर्व में सामान्य कोटे में भेज दीजिए, अच्छा लगेगा। भानु कुमारी मायावती जी अब वो कहें कि नहीं, मुझे अब तो मैं चूँकि सारी हमारी आर्थिक संपन्नता आ गई है, राजनीतिक संपन्नता आ गई है, सामाजिक संपन्नता आ गई है, हमको सामान्य वर्गों में
भेज दिया जाए। हमारे कहने का मतलब है कि केवल और केवल जो इन वर्गों के जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने वर्ग के लोगों में इस तरीके की जहर बोना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आओ हम सब मिल के साथ चलें, सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से होगा। अगर हम जाति वर्ग में बैठेंगे तो मैं कह रहा हूँ कि यदि लंबे समय तक से यदि यही हमको करना था तो क्यों इस तरीके का काम किया गया, ये पहले ही कर देना चाहिए था। और ये एक और बात, यदि ये गणना हो तो मैं आपसे कहूँगा और सारे लोग इससे सहमति देंगे कि इसमें एक और कॉलम बने कि इस देश में नौजवान बेरोजगारों की संख्या कितनी है उसकी भी काउंटिंग हो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। क्या करते हैं आप, समर्थन करते हैं विरोध? नहीं, पूर्ण रूप से एकदम विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति देश में जब है, जब बदला लेने की स्थिति हो कि पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे भारत में घुस करके यहाँ के निर्दोष 26 लोगों को मार देते हैं, ऐसी स्थिति में भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। जहाँ पे धर्म पूछ करके मारा गया हो, ऐसी स्थिति में भारत सरकार को निर्णय लेना चाहिए था पाकिस्तान पे आक्रमण करने का। हमारी परिपाटी रही है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसी मनोस्थिति को लेकर चलने वाला भारत आज ऐसी स्थिति में आ गया है। और ऐसे देश के ऐसे प्रधानमंत्री जिनको हम सभी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और विपक्ष के लोग चिल्लाते रहे जातिगत जनगणना करवाई जाए, लेकिन वो चुनाव में हार गए। जनता ने स्पष्ट अपना निर्णय दिया कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए देश में। उसके बाद भी गृह मंत्री और ये रक्षा मंत्री या जितने भी केंद्र सरकार के लोग हैं, ये ऐसा निर्णय देना, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। कैसी स्थिति, कैसी मनोस्थिति में है। इनको उस समय पाकिस्तान पे पूरा आक्रमण करना चाहिए था और उसे सबक सिखाने का समय था। और मैं ये हमारे समाज को हम हंसते भी, हमें मतलब मैं सुन रहा था, भी देख रहा था, जिस समय देश में महंगी शिक्षा पे बात होनी चाहिए थी, जिस समय युवाओं को रोजगार की चिंता, रोजगार की बात करनी चाहिए थी, वो जो है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कि हम जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे। अरे साहब, अभी भी समय है, बदल जाइए, अन्यथा आप जिस तरीके से पीछे जा रहे हैं ना, लगातार आपकी स्थिति अभी तो टॉप 5 में आर्थिक रूप से दिख रहे हैं ना, लेकिन आप जातिगत आरक्षण जनगणना करवा लीजिए, आप अपना कालम तय करिएगा आप कितना पीछे हैं। हमें आपको यह तय करना होगा, सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार हमें मिलना चाहिए। स्पष्ट होना, जाति के नाम पे देश को बांटने से देश हमारा कमजोर होगा। हमें सशक्त होकर के इन पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना, हमें यह लड़ाई तय करनी चाहिए कि जो पूंजीपति हैं, जो हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। लेकिन हम जाति के नाम पे, अरे जाति के नाम प्रलाप बंद करिए साहब, ये बहुत हो चुका। बहुत आप लोगों ने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां सब जाति के नाम पे वोट चाहती हैं, ये किसी जाति का भला नहीं चाहती हैं। अखिलेश यादव हैं, क्यों नहीं कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सिर्फ जातियों के नाम पे खेलने वाले लोग हैं, ये हमेशा देश को बांटेंगे और तोड़ेंगे और बर्बाद कर देंगे। युवाओं से हम कहना चाहते हैं, अभी भी समय है, एक हो जाइए, अन्यथा ये सब एक वर्ग है, ये हमेशा शासन करेगा आपके ऊपर। हम तो, ये हिंदुस्तान की, ये भारत की धरती है, सर्वधर्म समभाव की ये धरती है। और मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो जाति की वकालत करता है, न वो जाति का होता है, न जमात का होता है, न वो समाज का होता है। तो गणनाएं हों, पर इस बात का ध्यान दें कि इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी वाला जो वर्ग है वो नौजवान है, युवा है। उनकी चिंता हम कितनी कर पा रहे हैं। उनकी लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। यदि इस पर चिंता होती तो मुझे लगता है कुछ सार्थक पहल देश करता, और होनी भी चाहिए। और मैं कहूँगा कि जब ये आंकड़े जब तैयार किए जाएं तो उसमें एक ज़रूर आंकड़ा बने कि इन सभी वर्गों में, जब जातिगत जनगणना हो रहा है तो उन वर्गों के आंकड़े भी बने और वर्गों से ये निकले कि कितने नौजवानों की संख्या और कितने नौजवान इस देश में रोजगार परक हैं और कितने बेरोजगार हैं, और देश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और तब जाकर देश के हालात सुदृढ़ हो पाएंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी जाति की वकालत करते हैं, लेकिन यदि जाति की बात अगर करनी थी ओबीसी वर्ग का ही, तो केवल और केवल 6 परिवार के ही सदस्य मिले थे यादवों में। कोई सामान्य छोटा परिवार का कोई यादव नहीं मिला था। हम अन्य दलों के भी स्थिति, आप स्वयं आप अखबार के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, कोई दल और किसी दल की स्थिति आप लोगों से छूटा नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो ग्रामीण परिवेश के, जो किसान परिवार से, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, आज तो श्रमिक दिवस भी है ना, हम कह रहे हैं कि इन वर्गों को उठाने की ज़रूरत है। और ये वर्ग तभी उठेगा जब समुचित रूप से, सामूहिक रूप से और सबका मैंने एक साथ होकर के एकजुटता में। इसलिए मैं चाहूँगा कि कहीं ये जाति और वर्ग में बटने की बात ही नहीं होना चाहिए। आओ हम सब मिल के साथ चलें, आओ हमें सबके साथ चलें। अभी आर्थिक स्तर पे भी क्या लगता है कि इसके अनुसार भी जनगणना होनी चाहिए? आर्थिक स्थिति, देखिए आर्थिक स्तर तो शुरू से सेंसस होता ही आ रहा है, उसमें तो देखते हैं परिवार में एक कॉलम बनता है जनगणना, मतलब मैंने की है एक बार मम्मी के साथ मिलकर, उसमें एक कॉलम अलग से मिलता है कि आपके घर में आय कितनी है, आपके घर में कौन कौन से सामान है, फ्रिज है, टीवी है, गाड़ी है, बंगला है, क्या क्या है। तो आर्थिक आधार पे तो वो है आपके पास, पूरी गणना आपके पास पहले से आर्थिक रूप से तो है ही।
और हम ये कह रहे हैं कि जब आर्थिक आधार पर आपके साथ शोषण हुआ ही नहीं है तो किस आधार पर आप उसको लेके जा रहे हैं? वो कैप कभी थी ही नहीं। यहाँ तक कि इंदिरा साहनी जजमेंट में साफ साफ उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। और संविधान सभा की डिबेट में CAD वहाँ साफ साफ आरक्षण की बात ऐसे नहीं कि फ्लीटिंग फेज अचानक से उड़ता उड़ता पक्षी नीचे आ गया हो। एक बहुत लंबी डिबेट है, पूरा वॉल्यूम है इसके ऊपर, आर्टिकल 14, 15, 16 पर। आप जब देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में तो अलग अलग जितने भी मेम्बरान थे वो सबने अलग अलग तरीके से तर्क दिए थे और ये बात उठी थी कि क्यों ना हम आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं। तो साफ साफ बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, मुंशी साहब ने, सब नहीं, बस यही आप लास्ट में यही कंक्लूजन निकाला था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण इसीलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि यहाँ सामाजिक स्तर पर इवन जहाँ आर्थिक आधार भी सेम होता है, प्रशासनिक लेवल पर हम बता रहे हैं आपको। पिछली बार जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि उस बजट पेश करने में, जो बजट बनाने में जिन लोगों का भागीदारी थी, उन लोगों को भागीदारी में किस वर्ग से ज़्यादातर लोग आ रहे थे। उस वर्ग में भी उन्होंने कहा कि मात्र एक आदमी था, उस 10 लोगों की टीम में मात्र एक आदमी OBC से आ रहा था। तो कहाँ थे वो? रिप्रेजेंटेशन कहाँ है जी? आप शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा में आरक्षण हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही वर्ग जब प्रमोशन करते ऊपर जाते हैं तो इनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ चला जाता है? आप एक संख्या आप निर्धारित कर देंगे, मोटा मोटा आपने 27% लगा के दे दिया है, लेकिन 27 में से भी आपको 1% आदमी नहीं मिलेगा यहाँ पर कि ग्रुप एक ही सर्विस में चला जाए, प्रशासनिक अधिकारी में जो निर्णय लेने की क्षमता हो जिसके अंदर। अच्छा, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, जातिगत शब्दों का इस्तेमाल करने पे मामले दर्ज हो जाते हैं, तो क्या उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा? हमारी जाति खुल के आती है, कोई सामने वाला का टिप्पणी करता है, देखिए ये बड़ा पर्सनल सवाल होता है कि आदमी की कहाँ से बिलोंग कर रहा है। आप किसी ऐसे घर से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ जाति बहुत ज़्यादा प्रमुखता से है, आप ऐसे घर से बिलोंग कर रहे हैं जहाँ आपको सामाजिक न्याय और समानता की बात सिखाई गई है। ये तो एक प्रेम आपस की बात है कि आप जाति का, इसको रोकने के लिए तो एक्ट बना हुआ है, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट। इसको एक्ट, क्योंकि आप जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आप एफर्मेटिव एक्शंस ले सकते हैं। आप जब आर्टिकल 14 की भाषा सुनेंगे, 15 की भाषा पढ़ेंगे आप, तो मिश्रा साहब ने, CJ मिश्रा थे उस समय, ये कहा था उन्होंने कि आर्टिकल 15 का प्रयोग अगेंस्ट सोशल एक्सप्लॉइटेशन किया जा सकता है। अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शब्द में लिखा है उसमें कि शोषण के विरुद्ध आप उसमें यूज कर सकते हैं जाति का, ताकि इस देश की सामाजिक स्थिति सुधरे, इस देश की शैक्षणिक स्थिति सुधरे। और रही बात भैया की बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी पे बात लगातार चल रही है, आपकी सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं, हम क्या कर रहे हैं इसमें? 45 साल की सबसे टॉप पे बेरोजगारी है, कहाँ है? बेरोजगारी बात करिए, हमको मना कर रहे हैं, और बेरोजगारी बात करिए, अशिक्षा बात करिए, गरीब बात करिए। लेकिन इन सब में जिस आधार पर वो गरीबी है, जिस आधार पर अशिक्षा है, जिस आधार पर आपका रिप्रेजेंटेशन, आपकी भागीदारी कमजोर है, उस आधार को आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो क्या ही मतलब रह जाएगा फिर पूरे डेवलपमेंट का, पूरे विकास का। अच्छा, एक बात बताइए, जो अल्पसंख्यक होंगे जातिगत जनगणना के बाद, तो क्या उसके लिए सरकार को कुछ अलग से नियमें बनानी चाहिए या उनको आगे बढ़ाने के कुछ और प्रयोग करने चाहिए? जो माइनॉरिटी है बेसिकली, एक तो पहली चीज़ जो भैया ने बोली थी कि वो ना, मुझे लग रहा है कि जो भैया ने बोला है वो बहुत एक सिंगल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सिर्फ सोच रहे हैं, बहुत पॉलिटिकल होकर के सोच रहे हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अब जैसे उन्होंने बोला पॉलिटिकल ऑब्वियसली, बट इंडिया में हम क्या देखते हैं कि इंडिया में बहुत, जैसे आपने बोला कि वो जो नेता बैठे हुए हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारे हाथ में नहीं है वो, ठीक है, या वो एम्प्लॉयमेंट पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि एक चीज़ पे फोकस नहीं किया जा रहा है, इसके बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि इस पे भी फोकस मत करो। ठीक है, जो हो रहा है कम से कम उस पर तो फोकस करो ना, ये अच्छी चीज़ हो रही है कहीं ना कहीं। और जातीय जनगणना अगर हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि कंप्लीटली गलत है ये, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स में ये बहुत सही है जो हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं। और अगर आप सोशली देखो, ठीक है, कभी भी जाति खत्म नहीं हो सकती इंडिया में, सोशल स्ट्रक्चर ही इंडिया का ऐसा है, आप जाति को खत्म नहीं कर सकते, कास्ट खत्म नहीं कर सकते हो आप। उसके बेसिस पे आप मतलब आप ये कह दो कि कोई जो जातियां डिवाइडेड हैं खत्म ही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा सा बता दें हमको, आप अल्पसंख्यक वाला सवाल पूछ रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तो उसमें साफ साफ ये कह दिया गया था कि मुस्लिमों की स्थिति बद से बदतर है इस समय, और इस सरकार ने मुस्लिमों अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। इवन एक मंत्री भी नहीं है उनके, अल्पसंख्यक मंत्री भी आपने नहीं छोड़े, उनका भी आपने तबादला कर हटा दिया, उनको भी नहीं। दूसरी बात हम बस ये कह रहे हैं कि आप एक एक्शन बता दीजिए जो इन्होंने माइनॉरिटीज़ के फेवर में लिया हो। और दूसरी बात, अभी कुछ बोल रही थी, मैं भूल गया, उसको रिमाइंड करवाइए। खैर, माइनॉरिटी के बारे में यही है कि बीजेपी को थोड़ा सा एफर्मेटिव एक्शन माइनॉरिटी को लेना चाहिए। इस पर तो बस यही है कि मुस्लिमों को छोड़ के नाम लेके उनको ऐसे वो वर्ग ही नहीं मानते, उनको ना अपने टिकट देते हैं, ना उनको मंत्री बनाते हैं, ना कोई अच्छा कोई पद दे रखा है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा तो मुस्लिम जगत में बहुत ज़्यादा कम है, उसको बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। AMU का जो बजट काटा है, एक बार AMU के बजट को भी देख लीजिए। इन यूनिवर्सिटीज़ को खत्म कर रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को खत्म कर रहे हैं लगातार। आप देखिए PhD वाले जितने भी एडमिशन अभी हुए उन पर UGC ने स्टे लगा दिया है। कैसे हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है ये सब? आखिरी सवाल है, जैसे ही ये प्रस्ताव जारी हुआ, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताया कि मैंने ही मुद्दा उठाया था। बिहार में तेजस्वी यादव ने पटाखे भी जलाए, खुशियाँ भी मन रही थी। किस तरह से देखते हैं पूरे? देखिए, राहुल गांधी व्यक्तिगत वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति है। मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ। वो आदमी रायबरेली में जा करके पूछता है कि कितने लोग किस कैटेगरी के हैं, जब इस देश में काका कालेकर समिति के बाद इस देश में जब 19% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिला और 27%
बीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब ये बात है कि जब बाबा साहब ने भी कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण भागीदारी नहीं है, ये भी तय होना चाहिए। इस देश में अगर भागीदारी और रिश्तेदारी नहीं है, आरक्षण एक सहयोग है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, और वो देश जब आज़ाद हुआ तो निश्चित तौर पर दलितों की स्थिति खराब थी, निश्चित तौर पर पिछड़ों की स्थिति खराब थी। बीपी मंडल यादव बिरादरी से थे, 2000 बीघा बीपी मंडल का खेत था, मंडल कमीशन जिन्होंने बनाया। आज हम ये नहीं करें कि पूरा यादव संपन्न हो गया है, लेकिन कुछ यादव जमींदार हैं, कुछ कुर्मी जमींदार हैं, कुछ कोयरी जमींदार हैं, और आर्थिक आधार पे पहली बार मैंने भाई की बात को ही मैं जोड़ रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ जाति के आधार पे वैमनस्यता थी, जाति के आधार पे कुचले भी गए लोग, सामाजिक, इसीलिए उसमें सामाजिक और शैक्षणिक की बात की गई। जो आर्टिकल 15 या 16 में जो प्रावधान भी हुए वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े की बात हुई। लेकिन जब देश इस स्तर पे पहुंच चुका है कि जब जमींदारी उन्मूलन उस पहले 50-60 के दशक में ही समाप्त हो गया, जब धीरे धीरे हम आर्थिक आधार पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जब हम आर्थिक आधार पे चीज़ों को समीक्षा कर रहे हैं, तो बेला त्रिवेदी ने इंदिरा साहनी मामला 1993 में क्या था, तो उसने ये नहीं कहा था कि क्या हो रहा है, उसने ये कहा था कि संविधान की मूल प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े को आरक्षण, आर्थिक का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, वो दौर दूसरा था, आज ये दौर दूसरा है। बेला त्रिवेदी ने उस पर कमेंट किया है कि सही तौर पर हमने आरक्षण को, जो आज का युग है, और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे आप विभाजित करेंगे समाज को, कल धर्म के नाम पे विभाजित कर रहे थे, अभी एक बहन को ये था कि भाई एक तरफा वो व्याख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जब आप विभाजनकारी दृष्टि अपनाएंगे धर्म के आधार पे, आज पहलगांव में आतंकवादियों ने क्यों धर्म का नाम पूछा, क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच सद्भाव जो समाप्त हो। तो आप जाति के नाम पे कल गए जाति सेनाएं खड़ी होंगी और एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पे उतर जाएंगी तलवार लेकर के। तो आप गृह युद्ध में झोंकना चाहते हो देश को एकल नागरिकता दी गई, यहाँ व्यक्ति की पहचान न जाति से, न धर्म से, न लिंग से, न क्षेत्र से, न स्थान से है। उसको बस ये को भारत का एक नागरिक है और उसको गरिमा के साथ स्वतंत्रतापूर्वक और समतापूर्वक जीने का अधिकार है। और उसमें जाति के आधार पर, कल कोई क्षेत्र के आधार पर मांगने लगे कि उत्तर भारतीय में, दक्षिण भारतीय, अभी एक आवाज उठ रही है, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात करे, तो ये जिस तरह का विभाजन करेंगे, जो भी विभाजन। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गायकवाड़ ने था पढ़ने के लिए, वो शिक्षा, मैं सवर्ण बिरादरी का नौजवान हूं, मेरी 10 पीढ़ी उस तरह की शिक्षा नहीं ले सकती है। ऐसा नहीं था, इस देश में प्रतिभा का सम्मान था। और अंबेडकर जब आए थे बहुत सारी बहसें होंगी, एकोमोडेशन नहीं मिला था। अगर गायकवाड़ ने अपने यहाँ उनको नियुक्ति की तो एकोमोडेशन, आवास की व्यवस्था नहीं दी थी, उनके यहाँ फैसिलिटीज की व्यवस्था नहीं थी। यहीं अगर विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ सीमाद्री कुलपति हुए थे, वो दलित कुलपति थे। इस देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, इस देश में के.आर. नारायणन राष्ट्रपति रहे, इस देश का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक रहा। तो इस देश ने विभाजन, आज़ादी के बाद हमने जो शपथ लिया था, जो प्रण लिया था, उस प्रण पे हम डिगे हुए हैं। और देश में जब हुआ करता होगा, लेकिन अब इस देश में किसी प्रकार का विभाजन नहीं। और राहुल गांधी जैसे मानसिक दिवालिया लोग जो रायबरेली में बैठ करके ये पूछते हैं कि आरक्षण का क्या फॉलो हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण का फॉलो, आरक्षण इस देश की सच्चाई है, आरक्षण इस देश के संविधान प्रदत्त अधिकार है। इसके साथ किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सबसे बड़ी दल के नेता है उसका भी अधिकार नहीं है। इसलिए इस तरह का सवाल पूछना देश में एक मानसिक दिवालियापन पैदा करना है, कुछ मूर्खों की जमात खड़ी करनी है कि देश पुनः गृह युद्ध में की चपेट में आ जाए। अब आखिरी सवाल है, इस सवाल पर खैर 2 सवाल होंगे, उसके बाद मैं ये समेटूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक है, उन्होंने ये कहा कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो क्या जातिगत जनगणना के बाद भाई भाई में बंटवारा होगा? दूसरा, इन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से एक बात कही थी कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के ला। तो क्या आपस में के पार्टियों में भी विद्रोह होगा? मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि दोनों कंट्राडिक्टरी बात आप दोनों एक साथ खुद के राजनीतिक दलें कर रही हैं। जब जाति और जनगणना होगा, देखिए एक लोकतांत्रिक देश के लिए आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं और ये नई बात नहीं है, परंपरागत ढंग से और 10-10 साल पे ये आंकड़े लिए जा रहे थे। लेकिन इसको इस तरीके से हवा देना कि जातिगत जनगणना, तो ये आधार ही तय कर दे रहा है, ये बातचीत ही तय कर दे रहा है कि आप जातिगत वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, जातिगत उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैंने तो कहा कि यदि ये गणना कराना ही था तो पक्ष और विपक्ष को इतने लंबे समय तक इस पर तर्क वितर्क करने की, इतनी द्वंद्व पालने की क्या आवश्यकता थी? सामाजिक स्वार्थ बनाते हुए सारे सहयोगी दलों को एक साथ बैठा करके इसको इम्प्लीमेंट को बना देना चाहिए था। और आज देखिए, आज सारे दल कह रहे हैं कि अपना अपना श्रेय लेंगे, मैंने पहले बात किया, और जिसने किया वो भाई वो खुश रह लेगा ही लेगा। इसलिए मैं चुनाव है अभिषेक जी, हाँ, जो जातिगत उसके लिए बहुत जाना जाता है, वो चुनाव भी आने वाला, तो क्या सरकार कहीं ये भी ध्यान में रखा है क्या? जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां चीज़ों को तो कुछ ना कुछ रखेंगी, लेकिन अब इसका असर जब चुनाव होगा उसके बाद ही दिखेगा। सभी आपने इतने अच्छे विचार जो बटोरे, मुझे उसी से एक छोटा सा निष्कर्ष निकला है जो मैं कुछ ही शब्दों में कहना चाहती हूँ, जो एक निचोड़ मुझे समझ में आ रहा है कि ये अगर आप हमारी आज की स्थिति देखिए तो कुछ हफ्ते पहले हम जातिगत रूप से हमारे हृदयों में जो समावेशित कुंठा जो इतने हज़ारों सालों से बैठी थी, हम उससे बाहर निकालने को तैयार थे।
और वक्त अगले ही हफ्ते ऐसे पलटा कि हमारी जो कटुता थी वो धर्म के प्रति जब हमारे साथ हिंसा हुआ, हाँ, तो हम एक नई चोट और हम नए कटे हुए घाव के साथ फिर से उसके साथ तैयार थे। हम कब तक यही करते रहेंगे? अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो हम एक जो ऐसा देश था जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, चाइना, उसने अपने युवाओं के दम पे अमेरिका को धूल चटा रखी है। और हमारे सभी भाई लोग यहाँ कह रहे थे अगर युवाओं पे ध्यान दिया जाए, युवाओं की स्थिति पे ध्यान दिया जाए, भारत युवाओं का देश है, लेकिन हमको युवा को किधर मोड़ दिया जा रहा है? उसके पुराने कटे हुए घावों पे, कि वो जातिगत अपने उन कुंठाओं को याद करे जो उसके पूर्वजों ने झेली है, हाँ, वो उन्हें याद करे जो धर्म के नाम पे हमारे बीच में जो अलगाव है उनको बार बार कुरोध कर हमें याद दिलाया जा रहा है। युवा उसके लिए भी तैयार खड़ा है, लेकिन क्या ये दिशा होनी चाहिए युवा की? हमारी दिशा अग्रणी होनी चाहिए जिधर हम देश का और पूरे समाज का विकास करें। हम जब हाथ मिलाने को तैयार हैं, युवा भेदभाव के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भेदभाव हो। युवा हम उस तरह तैयार हैं कि हम अपनी ही बात को खारिज करने के लिए तैयार हैं, हाँ, हम सरकार के विरुद्ध खड़े होने को तैयार हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ अकेले जवाब उठाने को तैयार हैं। हम जब इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो क्या हमारे अंदर हम पर भरोसा करके हमें सही दिशा नहीं देनी चाहिए? सरकार हमें सही दिशा दे ताकि हम सही मार्ग पे चलें, हम बड़े कंपटीशन करें। ये कैसी कुंठाओं और कैसे घावों को हम बार बार कुरेद रहे हैं? जाति की कुंठा, धर्म की कुंठा, यही हमारा भविष्य है। और ऐसे देश में कौन अपने बच्चे पैदा करना चाहेगा? हम करना चाहेंगे? हम डरते हैं, हम झेल रहे हैं। हम क्यों नया युवा पीढ़ी इसको देना चाहेंगे? हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। कैसी जनसंख्या? कुंठित, गंवार, अज्ञानी जनसंख्या। हमारे बौद्धिक विकास पे हम बौद्धिक रूप से इतने सक्षम हैं, लेकिन उस पर ध्यान कौन दे रहा है? हमारा बेरोजगार युवा बुद्धि से बहुत तेज है, लेकिन उसकी बुद्धि पर ध्यान कौन दे रहा है? उसे किधर डाइवर्ट किया जा रहा है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, इस पर ध्यान। तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है। लेकिन हमको एक रवीश कुमार का डायलॉग याद है, वो जब भी रिपोर्टिंग क्या करते थे तो पूछा करते थे, ए भाई कौन से जात की हो? सरकार ने, बहुत लोगों ने भी उस शब्द का विरोध किया था, लेकिन अब आप, जब सरकार खुद ही कह रही है कि आप अपनी जाति बताइए, तो आपको अपनी जाति बतानी होगी, और जाति बताने में कोई शर्म की बात नहीं है। बहरहाल, अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, वाराणसी से।